राम जय श्री राम राम राम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए जिससे फिर से करीब करीब नौकरी पक्की हो सके, रिक्तियों की संख्या कैसे बढ़े, क्या करना होगा, इन सभी बातों को लेकर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 26,221 है सामाजिक विज्ञान विषय में। और आप लोग ये भी जानते हैं कि 12 मार्च को जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसमें कुल अभ्यर्थी सफल होने वाले की संख्या 24,599 बताया गया था, सभी विषय को मिलाकर, 12 विषय को मिलाकर। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस विषय में ही इतनी अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं, 26,221 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। अब इस डाटा के अनुसार ही आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्या करना होगा आप लोगों को। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स देख लें, वैकेंसी डिटेल्स से ही पता चल जाएगा। 5,054 वैकेंसी है और 5425 ऐसे वैकेंसी हैं जो कि सृजित एवं स्वीकृत हो चुके हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए ही है। तो कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं कि 10 से 11,000 करीब वैकेंसी है, रिक्त पद हैं। और सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 26,221 है। फिर भी हो सकता है, कारण क्या है सो देख लेते हैं एक बार। कट ऑफ ये देख सकते हैं बेस्ट केस में बताए थे, लेकिन आप लोग KVS में भी देख सकते हैं कट ऑफ कितना कम गया था, 79 के करीब जनरल में गया था। लेकिन इस बार आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें सफल हो गए हैं। तो इन सभी बातों को लेकर आज के वीडियो में नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोग पहले ही जानते हैं कि 12 मार्च को 24,599 ही रिजल्ट था, जबकि आज आप लोग के सामने है कि 80,000 रिजल्ट हैं। यह कैसे हो गया ये सभी आप लोग खुद जानेंगे। इन सभी बातों को लेकर आज के वीडियो में नहीं बात करेंगे। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि बेस्ट केस में 75 बताए थे पहले, बहुत दिन पहले का यह वीडियो है। इन सभी बातों को लेकर बताए थे। और कट ऑफ एवरेज केस की बात करें तो जैसे कि सभी TT की बात करें तो उसमें 90 जाता है, और इसमें पहले से यदि चाहे तो डिसाइड कर सकता था 90, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में भीड़ ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सभी न्यूज़ के माध्यम से यह अवगत कराया गया, जितने भी 12 मार्च को सफल हुए हैं सभी की नौकरी करीब करीब पक्की समझी जाए। और इस तरह से यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो सभी अभ्यर्थियों की भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचेगा, और यह उचित भी नहीं है सभी सफल अभ्यर्थियों को भावनाओं के साथ खेलना। इसीलिए आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग ये देख सकते हैं क्वालिफाइड अभ्यर्थी ही देखें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग ये कंडीशन पढ़ सकते हैं। आप लोग मेन है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन पढ़ें, 5 दिया गया है कंडीशन, उसमें से कोई एक है। आप लोग एक विषय मतलब मान कर चलिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी लिए हैं, या फिर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स लिए हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लिए हैं, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हैं, तो आप लोग योग्य हैं। और जो नहीं है इन सभी कम्बिनेशन में से वे सभी बाहर होंगे, जिससे भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो BEd नहीं किए थे और फॉर्म भर दिए, वे सभी SSC और रेलवे की तैयारी करते हैं, फॉर्म भर दिए, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिए, तो वे सभी बाहर होंगे। इससे भी आप लोगों को जॉब मिल सकता है, उम्मीद कायम है, क्योंकि ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना होगा आप लोगों की। बाद में जो BEd करना शुरू कर दिया होगा फॉर्म भरने के बाद, वे सभी बाहर होंगे। आप लोगों को इसके लिए तत्परता से काम करना होगा, तभी ये बातें संभव हैं। BSV से इन सभी बातों को अवगत करना होगा कि इन सभी बातों को पासिंग ऑफ ईयर भी देखा जाए, क्योंकि वे सभी बातें एप्लीकेशन में मेंशन है। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट जो होगा BEd में वो भी फॉर्म भर दिया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखता हो वो भी फॉर्म भर दिया होगा। एज संबंधी बात है, कैटेगरी में कितना बाहर होंगे, अदर जॉब जैसे मान कर चलें किसी का अदर जॉब हो जाता है, BPSC हो गया, वे सभी भी बाहर होंगे, टॉपर बन गए होंगे, ये सभी बाहर होंगे। तो आप लोगों को जॉब
हो सकता है, आसानी से हो जाएगा। काफ़ी भीड़ भी नहीं है, 26,221 है और इसका आधा मान के चलने बाहर हो जाता है तो आप लोगों को 13,000 मान के चले 15,000 के करीब फिर भी जॉब होने की चांस ज़्यादा से ज़्यादा है। सिर्फ आप लोगों को तत्परता से काम करना होगा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन से अवगत करना होगा और साथ ही साथ आप लोगों को बीएसबी में ईयर ऑफ पासिंग से भी अवगत कराना होगा। इसी कारण आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अब बात करें कि फ़ोटो गलत अपलोड किया होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये सभी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो ये सभी पर ज़्यादा बात करना नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं विलेज सिटी चॉइस, ये सभी बातें हैं। तो ऐसे में सभी सफल होने वाले अभ्यर्थियों को आशा है कि जॉब हो सकता है। यदि ऐड हो जाए वैकेंसी जितना है तो आप लोगों को जॉब इस चरण में भी हो सकता है, नहीं ऐड हो तो अगले चरण तक तो जॉब होना है ही। अब आप लोग ये भी देख सकते हैं प्रमाण पत्र की बात की गई है, इसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जैसा कि न्यूज में भी बताया गया है कि सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे 7वें चरण के लिए। आप लोग जानते हैं सरकार भी इसी तरह से अवगत कराते हैं बातों को। अब न्यूज के माध्यम से जो स्पष्टीकरण किया गया है उसको अब समझते हैं। इस माध्यम से विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो ये बात है कि कोटिवार मेधा सूची तैयार किया, ये पात्रता परीक्षा का मेरिट लिस्ट होगा, न कि नियुक्ति का। आप लोगों को आगे बताने वाले हैं, इसको पहले पढ़ें, उसके बाद में उसको पढ़ेंगे। न्यूज से स्पष्ट होता है एसटीटी विज्ञापन के 12 के अनुसार सभी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट 2 वर्गों में करके निर्गत किया जाएगा। तो कारण यह है कि कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी और 2 वर्ग में बांटा जाएगा। एक है मेरिट लिस्ट वर्ग में, एक रहेगा नोट इन मेरिट लिस्ट वर्ग में। मतलब पद के अनुसार जो आया प्रीलिम्स की तरह इसको मानकर चल सकते हैं। तो उसको आ गया मेरिट लिस्ट वर्ग में, अर्थात ये सभी टॉपर हैं और इन सभी को अंदाजा रहेगा कि ये सभी टॉपर हैं, जैसा कि न्यूज में बताया गया है। और बाकी सभी को पद के अनुसार से बाहर सभी को किया जाएगा नोट इन मेरिट लिस्ट में। तो ठीक है, 2 वर्गों में करके प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। 12 पॉइंट से यही बातें साबित होती हैं। न्यूज में भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है, क्योंकि न्यूज में आप लोग ये भी देखे होंगे मेरिट लिस्ट वाले को अंदाजा रहेगा टॉपर हैं। ये सभी न्यूज आप लोग देखे होंगे। पात्रता का मेरिट लिस्ट बरकरार रहेगा। तो हाँ, यही बात है कि जो कुल पद के बराबर है ये पात्रता का मेरिट लिस्ट, क्योंकि नियुक्ति का मेरिट लिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जा सकती है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का बात करें। और इसको आप लोग एक प्री की तरह देख सकते हैं। प्री और मेंस आगे इन सभी बातों को लेकर बात करने वाले हैं। यह पात्रता का मेरिट लिस्ट है, नियुक्ति का नहीं है। नियुक्ति का मेरिट लिस्ट शिक्षक नियमावली से बनाया जाता है। ये सभी बातें आपको न्यूज देखने से ही क्लियर हो गया होगा, या तो आप लोग समाचार पत्र पढ़े होंगे। शिक्षक नियमावली के अनुसार सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें चरण या आगे के चरण के लिए पात्र रहेंगे। तो इसीलिए बातें किए हैं, आप लोगों को आसानी होगा जॉब पाने में। शिक्षक नियमावली के अनुसार सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें चरण या आगे के चरण के लिए पात्र रहेंगे, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा आप लोग सभी जगह देख चुके होंगे, ट्विटर में हो या फिर कहीं भी हो, गवर्नमेंट के जितने भी सोशल मीडिया साइट है या फिर समाचार पत्र है, न्यूज है, सभी जगह आप लोग देख चुके होंगे इन सभी बातों को और स्पष्ट हो गया होगा। इससे स्पष्ट होता है कि 2 वर्गों में करके प्रमाण पत्र सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को निर्गत किया जाएगा। ये है पात्रता परीक्षा का मेरिट लिस्ट है, नियुक्ति का नहीं है। ये बातें स्पष्ट होती हैं न्यूज से। मतलब कुल पद के बराबर जितने अभ्यर्थी कोटिवार आगे हुए हो गया, मेरिट लिस्ट हो गया, और इधर हो गया जो कुल पद से बाहर हो गए उसको हो गया नोट इन मेरिट लिस्ट। लेकिन प्रमाण पत्र सभी को निर्गत किया जाएगा।
अब आते हैं इसको प्रतियोगिता परीक्षा की तरह विचार करें तो प्री और टीईटी एसटीटी हो गया प्री की तरह है, मेंस की तरह शिक्षक नियमावली है। आप लोग ये भी जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर मेरिट लिस्ट किसी भी सरकारी नौकरी में बनाया जाता है। तो ये सभी बातें आप लोग जानते हैं। 3 गुना से 5 गुना अभ्यर्थियों को अगली चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शामिल किया जाता है या फिर दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो ये सभी बातें जानते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यूज में निकलते रहता है बिहार अमीन के बारे में। तो बिहार अमीन में यह बताया गया है कि 1767 पोस्ट है और इसको एक प्री की तरह जो कटअप बनेगा यह इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस के आधार पर 1767 के 10 गुना अभ्यर्थी को इसमें शामिल किया जाएगा प्री में। इसका अब एग्ज़ाम होगा, आगे मेंस में देख लेंगे। इसका एग्ज़ाम होगा तो करीब 17,670 अभ्यर्थी या इससे अधिक को शामिल किया जाएगा। 19,000 के करीब रिजल्ट जारी हुआ था। किसके मेंस हो गया सीबीटी एग्ज़ाम इसके लिए। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा बातें। तो इसमें भी जो रिजल्ट जारी हुआ था अमीन के लिए उसमें कोटि बनाकर पद के अनुसार कोटिवार रिजल्ट जारी किया गया था। तो 1767 में जो प्री में आया, प्री मतलब इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस को जोड़कर, तो ये सभी आगे मेरिट में और जितना भी 1767 पद के बाहर जो हो गए ये सभी आगे नोट इन मेरिट लिस्ट, मतलब 9 गुना अभ्यर्थी हो गया बाहर और 1 गुना अभ्यर्थी आ गया मेरिट में। 9 से 10 गुना अभ्यर्थी बाहर हो गया। लेकिन सभी को सीबीटी में बैठने का पात्र हैं, सभी बैठेंगे ही। और जो मानकर चलते हैं 17,670 रैंक पर हैं वो भी मेंस में टॉप करके जॉब पा सकते हैं। वही बात है इसमें भी आप लोग इसको भी प्रतियोगिता परीक्षा की तरह यदि सोचना चाहते हैं तो सोच सकते हैं कि प्री हो गया टीईटी एसटीटी और इसमें जो पास किए हैं वे मेंस के लिए शिक्षक नियमावली से जाएंगे। अभी तो न्यूज़ से यही बातें साबित होती है। आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार का क्या फैसला आता है। सरकार का तो यही फैसला है, आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देख चुके हैं। अब सरकार क्या करना चाहती है सरकार ही जान सकती है। सिर्फ जैसा न्यूज में बताया गया है उसको स्पष्ट किए हैं। आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। सारी बातें सरकार पर डिपेंड करती हैं। सरकार जो चाहे वही होगा, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। सरकार जो चाहे वही होना ही है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं विज्ञापन के अनुसार भी सरकार बिल्कुल सही बातें कर रही है। तो इसमें अब कोई डाउट का कोई सवाल ही नहीं है, कोई संदेह की कोई बात ही नहीं है। दोनों तरीक़ा से सरकार जितना भी बातें कर रही है तो इससे भी साबित हो रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई वही बातें हैं। इसीलिए आप लोग किसी को भी जैसे कि बताया जा रहा है कि चंदा देना है, ये करना है, तो इन सभी बातों के पीछे नहीं पड़ना है। किसी को 1 भी रुपया नहीं देना है। जो करना होगा सो सरकार ही करेंगे। अब इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिमिलर आप लोग देख सकते हैं कंपटीशन क्या है। तो कंपटीशन में दोनों में बात करें, कंपटीशन और टीटी में, तो लोग कहते हैं ये कंपटीशन की तरह है। तो कंपटीशन की तरह तो यहाँ से भी साबित हो जाती है। इसको प्री की तरह देखते हैं, इसको मेंस की तरह देखते हैं। तो ये भी बातें हैं। अब अंतर भी थोड़ा देख लेते हैं और समानताएं भी देख लेते हैं कंपटीशन और इसमें। तो आप लोग देखेंगे कि OMR और ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, MCQ हुआ है, नेगेटिव मार्किंग, ये सभी आप लोग देखे होंगे। तो यस नो है कि इसमें कंपटीशन में ये सभी बातें बता चुके हैं सिलेबस। अब बात कर लेते हैं आगे। डिफरेंस है टीटी की पहचान ये है कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि नाम से ही स्पष्ट होता है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और पूर्व निर्धारित कटअप पर उत्तीर्ण किया जाता है। आप लोग को बता दें कि उस दिन बता दिया गया था कि जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं 12 मार्च को सभी की जॉब करीब करीब पक्की समझी जाए। और ये सभी बातें हैं। अब ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी गलत कदम उठा सकते हैं। ये सभी बातें निकलकर सामने आती है। सरकार को अब तो कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा इसके लिए, और सरकार ने बहुत ही सही कदम उठाए हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो अब सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें तो 7 ईयर्स और सारी बातें न्यूज़ के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट की है, जैसा कि न्यूज़ में स्पष्ट होता है। अब फिर भी कुछ अभ्यर्थी नहीं समझ रहे हैं और आप लोग जानते हैं सभी बातें। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें तो 7 ईयर
की बात की गई है। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी होती है। किसी भी सरकारी नौकरी की बात करें तो उतना अब डिटेल में नहीं देखना है, और 7 ईयर वैलिडिटी वाला प्रमाण पत्र की बात नहीं की जाती है। कंपटीशन में नियुक्ति पत्र मिलता है जितने भी कुल पद के बराबर में होते हैं। तो ये सभी बातें हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग कि 3 गुना से 5 गुना अभ्यर्थी। अब चयन प्रक्रिया जो विज्ञापन में दिया है इसको भी समझना है, तो इसको देखते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी, तो न्यूनतम अर्थात जो भी क्वालिफाइड हुए हैं, जैसे कि जो भी हो गए हैं सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को, तो सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट जारी होगा। ठीक है, कैसे लिस्ट जारी होगा तो ख पॉइंट देख सकते हैं कि इन सभी बातों को लेकर कि समान अंक है तो क्या है उम्र के हिसाब से, उसके बाद स्नातक और पीजी के अनुसार, उसके बाद समान इसमें भी है तो अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो इन सभी बातों को देखते हुए एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार होगा, विषयवार और कोटिवार भी होगा ये लिस्ट। यही बातें की गई हैं और लिस्ट के अनुसार उसके बाद शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण, इसके लिए तो फ्रेश रोस्टर बनता है और छठे चरण के बाद उसके बाद ही ये सभी बातें को लेकर कैलकुलेट किया जाता है कितना वैकेंसी डिटेल्स है ये सभी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितना भी विज्ञापन में दिया रहता है ये सभी टेंटेटिव होता है और वैकेंसी की बात करें तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इसलिए ये सभी टेंटेटिव हैं। तो इस अनुसार से भी आप लोग सोच सकते हैं। और शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध होने पर तो होगा। उसके बाद तो इसके लिए तो ये सभी दस्तावेज सत्यापन के बाद ही कुल पद के बराबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो ये सभी बातें हो गई। अब यहाँ नहीं है, शिक्षक नियमावली से इसका बनना है। ये सभी इतना ही है काम है कि बीएसबी को सभी को घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार करना, जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और चाहे तो ये टॉपर का लिस्ट जैसे तैयार किया है तो इस अनुसार से टॉपर हुआ पात्रता परीक्षा का मेरिट लिस्ट है, जैसा कि न्यूज में भी बताया गया है। अर्थात टॉपर है और टॉपर को अंदाजा रहेगा कि टॉपर है। यही बातें हैं जैसे न्यूज में बताया गया है, इससे यही बातें साबित होती हैं। पीढ़ी की तरह आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ भी आप लोग देखेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इधर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक दिया गया 50% और 45% दिया गया है। और इधर दिया गया है शिक्षक नियमावली को देखें, ये है विज्ञापन में 50% और 45%, सामान्य और रिजर्व के लिए 45% है, आरक्षित वर्ग के लिए। और इधर बताया गया है नियमावली की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, सिर्फ उत्तीर्ण बताया गया है। तो अर्थात जो भी क्वालिफाइड हुए हैं सभी 7वें चरण के लिए पात्र होंगे, जैसा कि सभी जगह बताया गया है, सभी न्यूज के माध्यम से आप लोग देख चुके हैं, सरकार भी सभी बातें स्पष्ट कर दिए हैं। तो अब इसमें अब कोई समस्या तो है नहीं। आगे देखिए क्या होता है, सरकार ही जाने कितना देर में ये सभी 7वें चरण शुरू हो पाएगा। ये सभी बातें अब सरकार पर डिपेंड करती हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है, सरकार जो चाहे वही होगा, क्योंकि सभी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। इसको यदि विज्ञापन के अनुसार भी सोचते हैं तो अब आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि नियमावली में यह बताया गया है, नियमावली में आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, इसमें यह नहीं बताया गया कि आप मेरिट लिस्ट में हैं, मतलब पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं हैं, इससे कोई लेना देना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेंस में प्री में 1767 में अमीन में कोई आया या नहीं आया, उससे कोई लेना देना है। जो 1767 के बाहर भी हैं वो भी एग्ज़ाम देकर जॉब पा सकते हैं। उसी तरह से यह बातें स्पष्ट होती हैं। आगे देखिए क्या होता है, सारी बातें न्यूज़ के माध्यम से बताया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से भी बताया जाएगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कैसे बनेगा मेरिट लिस्ट, कैसे तैयार होगा,
मेंस के लिए। तो इसमें यह बताया गया शिक्षक नियमावली में आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें वेटेज की बात कही गई, अतिथि शिक्षक को क्या मिलेगा वेटेज, और भूतपूर्व सैनिकों के विधवा को 10 अंक का वेटेज मिलेगा। आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। 5 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा।